हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? आज अपन पढ़ेंगे बीजांड के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? बीजांड या ओव्यूल के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो बीजांड क्या होता है। जैसे अपन ने क्या पढ़ा था, जैसे इससे पहले जो चैप्टर है अपन ने उसके किसके बारे में पढ़ा था? परागकण के बारे में पढ़ा था। परागकण क्या नर युग्मक होता था, मेल गैमेट्स होता था। परागकण क्या होता था? मेल गैमेट्स होता था। और परागकण का बनता था लघु बीजाणुधानी, मतलब पराग कोश के अंदर लघु बीजाणु। लघु बीजाणु मीन्स पोलन ग्रेन या परागकण बनते थे। इसी तरीके से होता क्या है कि ये जो स्ट्रक्चर है आपका, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है जयांग। क्या बोला जाता है? इसको जयांग, और इंग्लिश में इसको कहते हैं ग्यानेशियम। ठीक है ना। जो जयांग होता था इसके तीन भाग होते थे, अपन ने पढ़ा था। ओवरी, स्टिग्मा, ओवरी स्टिग्मा, और ये ओवरी स्टाइल, और ये क्या हो जाता आपका स्टिग्मा। ठीक है ना। मतलब में अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। ठीक है ना। तो ये इसका स्ट्रक्चर था, अपन ने देखा था। ये जयांग का स्ट्रक्चर था। और मैंने बताया था कि जो ओवरी होती है, ओवरी के अंदर ये देख रहे हो आप, इसको ओव्यूल कहते हैं, बीजांड। तो ये बीजांड बिल्कुल आप ये मानिए, ये जो बीजांड है वो बिल्कुल इसी के अंदर, ये ऐसा, ये जो बीजांड होता है वो इसी के अंदर क्या होता है, ऐसा बीजांड पाया जाता है। ठीक है ना। तो ये जो बीजांड होता है ये कहाँ पाया जाता है? अंडाशय के बिल्कुल अंदर पाया जाता है। ठीक है। तो इसी के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो याद रखना, जो बीजांड होते हैं, इस बीजांड को क्या बोला जाता है? गुरु बीजाणुधानी। और गुरु बीजाणुधानी को बोला जाता है मेगा स्पोरेंजियम बोला जाता है। तो आपको याद रखना कि जो बीजांड होता है, इस बीजांड को गुरु बीजाणुधानी कहते हैं। क्यों कहते हैं गुरु बीजाणुधानी? क्योंकि बीजांड के अंदर, किसके अंदर? बीजांड के अंदर, इस बीजांड के अंदर क्या बनते हैं? गुरु बीजाणु बनते हैं। गुरु बीजाणु। गुरु बीजाणु मतलब में मादा युग्मक। क्या बनते हैं? मादा युग्मक। मादा युग्मक मतलब में अंड कोशिका। क्या बनती है? अंड कोशिका का निर्माण होता है। इसलिए बीजाणु को हम क्या बोलते हैं? गुरु बीजाणुधानी कहते हैं, क्योंकि इसी के अंदर मादा युग्मक मतलब में मादा युग्मक गुरु बीजाणु या अंड कोशिका का निर्माण होता है, या फीमेल गैमेट्स का निर्माण होता है। ठीक है ना। अब ये आपका बीजांड है। तो बीजांड याद रखना, ये जो पूरा बीजांड है, ये बीजांड इस अंडाशय की दीवार से, किससे? अंडाशय। अंडाशय मतलब ओवरी की दीवार से। ये देख रहे हो आप, ये डंठल, ये मान लो कि ये पूरा का पूरा आपका क्या है? अंडाशय। तो ये अंडाशय की दीवार से एक डंठल के द्वारा जुड़ा होता है। किसके द्वारा जुड़ा होता है? इस डंठल के द्वारा जुड़ा होता है। इस डंठल को हम क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल बोला जाता है, या बीजांड व्रंत कहते हैं। क्या बोला जाता है इस डंठल को? फ्यूनिकल या बीजांड व्रंत कहते हैं। और ये डंठल इस अंडाशय या ओवरी की दीवार से जुड़ा होता है। अब याद रखना, इस डंठल के अंदर ये ऐसा एक वस्कुलर बंडल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वस्कुलर स्ट्रैंड पाया जाता है, जिसमें जाइलम और फ्लोएम ऊतक होते हैं, जिसके माध्यम से ये भोज्य पदार्थ को ऊपर पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है ना। क्या किसका कार्य करता है? भोज्य पदार्थ को ऊपर पहुंचाने का कार्य करता है। अब बीजांड व्रंत जिस स्थान पर बीजांड के शरीर से जुड़ा होता है, बीजांड व्रंत जिस स्थान पर बीजांड के शरीर से जुड़ा होता है, उसे क्या बोलते हैं? नाविका बोला जाता है, या हाइलम बोला जाता है। उसे नाविका या हाइलम कहते हैं। ठीक है। बीजांड का जो ये जो आपका बीजांड है, इसका जो मुख्य भाग होता है, इसका जो मुख्य भाग होता है, बीजांड का मुख्य भाग, बीजांड का ये मुख्य भाग, ये बीजांड का क्या कहलाएगा? ये बीजांड का मुख्य भाग, इसको क्या बोलते हैं? न्यूसेलस या बीजांड काय। क्या बोलते हैं इसको? बीजांड काय या न्यूसेलस बोला जाता है। तो बीजांड का जो ये मुख्य भाग है, इसको क्या बोला जाता है? बीजांड काय या न्यूसेलस बोला
जाता है। और याद रखना ये जो बीजांड काय होता है, ये जो बीजांड काय होता है, जो बीजांड का मुख्य भाग होता है, ये 2 आवरण से घिरा होता है। कितने? 2 इंट्यूजमेंट, मतलब में 2 आवरण से घिरा होता है। जैसे कि देखिए आप, ये तो क्या है आपका, ये पूरा का पूरा, इसको आप क्या बोलते हो? बीजांड काय बोलते हो। क्या बोलते हैं हम इसको? बीजांड काय या न्यूसेलस कहते हैं। तो जो ये न्यूसेलस होता है, ये 2 आवरण, आवरण मतलब में ये 2 आवरण अध्यवरण से कवर्ड होता है। जैसे बाहर के आवरण को हम क्या बोलेंगे? आउटर इंट्यूजमेंट, मतलब में बाह्य आवरण। ये हिंदी में अपन उसको कह सकते हैं कि बाह्य आवरण। क्या कह सकते हैं? बाह्य आवरण। और जो अंदर वाला होता है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे इनर इंट्यूजमेंट, मतलब में अंधा आवरण। ठीक है ना? तो ये जो बीजांड काय होता है, ये बीजांड काय 2 आवरण से घिरा होता है। बाहर वाले आवरण को हम क्या बोलते हैं? बाह्य आवरण। क्या बोलते हैं इसको? बाहर वाले आवरण को आउटर इंट्यूजमेंट भी कहते हैं, बाह्य आवरण। और ये जो अंदर वाला आवरण होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इनर इंट्यूजमेंट भी कहते हैं, या अंतः आवरण बोला जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। लेकिन याद रखना, ये दोनों के दोनों जो आवरण होते हैं, ये बीजांड, ये देखो आप, ये इधर भी आउटर इंट्यूजमेंट और इनर इंट्यूजमेंट, मतलब बाह्य आवरण और अंतः आवरण, ये दोनों आवरण बीजांड काय के शरीर को पूरा नहीं ढकते हैं। बल्कि यहां पर देखो आप, ये आवरण ने इसको पूरा नहीं ढका, यहां पर क्या छोड़ दिया इन्होंने? इसको खाली छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? खाली। तो इस खाली भाग को बोलते हैं माइक्रोपाइली। क्या बोलते हैं? या इसको बोलते हैं बीजांड द्वार। क्या बोला जाता है? बीजांड द्वार या माइक्रोपाइली कहते हैं। कि जो अध्यवरण होते हैं ना, ये बीजांड काय को या न्यूसेलस को पूरा नहीं ढकते हैं, बल्कि इस स्थान पर खाली छोड़ देते हैं। उस खाली भाग को बोलते हैं माइक्रोपाइली या बीजांड द्वार कहते हैं। क्लियर है? ये बीजांड द्वार, याद रखना, जो पोलन ग्रेन होता है, परागकण होता है, वो पराग नलिका बना के इसी बीजांड द्वार से कहां जाता है? अंदर जाता है। क्लियर है यहां तक? तो यहां तक मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना? तो इसे हम क्या बोलते हैं? बीजांड द्वार कहते हैं। ठीक है, और बीजांड द्वार कहते हैं। ठीक है, और बीजांड द्वार के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में क्या पाया जाता है? चलेजा पाया जाता है, या जिसे हम क्या बोलते हैं? निवाक कहते हैं। क्या बोलते हैं? जिसे हम निवाक पाया जाते हैं। ये बिल्कुल इसके बीजांड द्वार के अपोजिट में क्या पाया जाता है? निवाक पाया जाता है। ठीक है ना? अब इसके बारे में अपन आगे और भी चर्चा करेंगे। ठीक है ना? तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अब बीजांड द्वार के, बीजांड काय के अंदर, बीजांड काय या न्यूसेलस के अंदर क्या पाया जाता है? एम्ब्रियो सैक। ये देख रहे हो आप, क्या पाया जाता है? एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक, या इसको हिंदी में कहते हैं भ्रूण कोश। एम्ब्रियो सैक पाया जाता है या भ्रूण कोश पाया जाता है। तो ये एम्ब्रियो सैक कहाँ पाया जाता है? न्यूसेलस के अंदर पाया जाता है। बच्चों याद रखना कि एम्ब्रियो सैक में कुल 8 केंद्रक होते हैं और 7 कोशिकाएं होती हैं। कैसे? देखो आप, एम्ब्रियो सैक में जो होता है, एम्ब्रियो सैक, इसमें 2 कोशिकाएं तो बिल्कुल नीचे की तरफ होती है। इन्हें बोलते हैं सिनराइज्ड या सहायक कोशिका, या सहायक कोशिका बोला जाता है। क्यों बोला जाता है इनको सहायक कोशिका? क्योंकि ये जो दोनों कोशिका होती है ना, ये निषेचन में क्या करती है? सहायता करती है। क्या करती है? सहायता करती है। इनमें जो एक बड़ी कोशिका होती है, ये देखो, ये, उसको बोलते हैं अंड कोशिका। क्या बोलते हैं उसको? अंड कोशिका या एक सेल, एक सेल या अंड कोशिका। ठीक है ना? और याद रखना, ये अंड कोशिका क्या है? इसका मादा युग्मक या गुरु बीजाणु। ठीक है ना? तो नीचे की तरफ, और याद रखना इन कोशिकाओं के अंदर क्या होते हैं? इनके केंद्रक होते हैं। क्या होते हैं? केंद्रक। तो नीचे की तरफ कितनी? 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं। उनके अंदर 3 केंद्रक होते हैं। 2 कहलाती है सिनराइज्ड सेल या सहायक कोशिकाएं, 1 कहलाती है अंड कोशिका, जो आकार में इनसे बड़ी होती है। अब ऊपर की तरफ 3 कोशिकाएं पाई जाती है, 1 2 3। इन तीनों कोशिकाओं को बोलते हैं
एंटीपोडल सेल, या इनको बोलते हैं प्रतिमुख कोशिकाएं। क्या बोलते हैं इनको? प्रतिमुख कोशिका बोला जाता है। जो कब पाई जाती है? इनके अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की साइड पाई जाती है। और बीच में दो केंद्रकों के मिलने से क्या बनता है? सेकेंडरी न्यूक्लियस या द्वितीयक केंद्रक। दो केंद्रकों के मिलने से क्या बनता है? द्वितीयक केंद्रक। इस तरीके से एम्ब्रियो सेक या भ्रूण कोश में कितनी? 3, 6 और एक 7 कोशिकाएं पाई जाती है। और 7 कोशिकाओं में कितने? 8 केंद्रक पाए जाते हैं। ये दोनों कोशिकाएं मिल जाती है तो इन दोनों का केंद्रक एक ही हो जाता है। तो याद रखना, इस तरीके से इसका ये स्ट्रक्चर है। अब जब क्या होगा? जब फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन होगा, निषेचन होता है तब क्या होता है? जैसे कि देखो आप, ये जैसे ये बना लिया अपन ने, तो इसमें क्या होता है? ये कहाँ है? पूरा अंडाशय के अंदर है। अब परागकण कहाँ बैठता है? यहाँ बैठता है वो परागकण। मैंने स्ट्रक्चर अगले वीडियो में, परागकण से क्या बनती है? ऐसी पराग नलिका बनती है पराग नलिका। अब पराग नलिका जब बनती है तो इसमें से कितने केंद्रक निकलते थे? 2 केंद्रक क्या कहलाते थे? जनन केंद्रक। कैसे? जनन केंद्रक। और एक केंद्रक क्या कहलाता था? वर्धी केंद्रक। क्या कहलाता था? और ये तीनों के तीनों केंद्रक कहाँ पहुंचते थे? नीचे। 2 जनन केंद्रक, एक वर्धी केंद्रक। याद रखना, वर्धी केंद्रक जो होता है वो घुसने से पहले ही क्या हो जाता है? अंदर जाने से पहले, बीजांड के अंदर जाने से पहले ही क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। और इसमें ये 2 केंद्रक पहुंचते हैं। तो ये 2 केंद्रक कहाँ पहुंच रहे हैं? बीजांड के अंदर। जैसे यहां पहुंच रहे हैं, ऐसा मान लो यहां, तो कितने? ये 2 जनन, एक वर्धी क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। ये 2 केंद्रक जब पहुंचते हैं ना बच्चों, तो इनमें से जो एक केंद्रक होता है ना, ये केंद्रक इस केंद्रक से मिलकर, क्योंकि पहले ये केंद्रक कैसा होता था? हैप्लॉइड N, और ये भी कैसा है? N। जैसे अंड कोशिका भी क्या होती थी? N, और ये भी कैसा होता था? N। तो अब ये दोनों मिल गए, इसका N, तो ये क्या हो गया? अब 2N। क्या हो गया? 2N। तो याद रखना कि जो इसका एक केंद्रक इस अंड कोशिका के केंद्रक से मिलकर क्या बनाते थे? युग्मनज। क्या बनाते थे? युग्मनज। युग्मनज को हम क्या बोलते थे? जायगोट। और इस जायगोट से क्या बनता था? भ्रूण। तो याद रखना, अंड कोशिका से क्या बनता है? भ्रूण बनता है। युग्मनज बनता है, और युग्मनज से क्या बनेगा? भ्रूण। और इसका जो दूसरा केंद्रक था वो भी हैप्लॉइड होता था, अगुणित। वो किससे मिलता है? वो जाकर किससे मिलेगा? इस द्वितीयक केंद्रक से। अब ये एक और आ गया इसका, ये वाला, तो ये क्या हो गया? अब 3N हो गया। तो 3N को बोलते हैं हम, ये 3N। इसको बोला जाता था भ्रूण कोश। क्या बोला जाता था? भ्रूण कोश। तो याद रखना, इससे क्या बनता था? द्वितीयक केंद्रक से भ्रूण कोश। भ्रूण कोश क्या करता था? भ्रूण को पोषण देने का कार्य करता था। ये जो भ्रूण बनता था ना, तो ये भ्रूण कोश, जिसे 3N कहते थे, इसको त्रिसंलयन भी कहते हैं, आगे पढ़ेंगे अपन। तो ये इसको क्या देता था? इस भ्रूण को, ये भ्रूण पोष, जो भ्रूण पोष बनता था। भ्रूण पोष किससे बनता था? ये जो दूसरा केंद्रक था ना N, ये जो 2N थे ऑलरेडी पहले से, ये कैसे थे? 2N द्वितीयक केंद्रक था। इस 2N से ये N मिलकर 3N बना लेता है, जिसे कहते हैं भ्रूण पोष। और ये भ्रूण पोष इस भ्रूण को न्यूट्रिशन देने का कार्य करता है। तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ये चीजें अपन आगे निषेचन में पढ़ेंगे। तो ये बीजांड की संरचना एक बार और समझ लीजिए कि बीजांड को हम गुरु बीजाणु धानी भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर गुरु बीजाणु मतलब में बीजांड का निर्माण, बीजांड को हम गुरु बीजाणु धानी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर गुरु बीजाणु, मादा युग्मक व अंड कोशिका का निर्माण होता है। और बीजांड, याद रखना, बीजांड जिस स्थान पर अंडाशय की दीवार से जुड़ा होता है, ये अंडाशय ओवरी की दीवार से जुड़ा होता है, उस स्थान को हम क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल कहते हैं, या बीजांड ब्रंथ डंटल कहते हैं। ठीक है ना? इस डंटल के अंदर क्या वस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, जो भोज्य पदार्थ को लाने ले जाने का कार्य करते हैं।
इसके अलावा बीजांड के मेन शरीर को हम क्या बोलते हैं, ये देख रहे हो आप, ये मैंने ये अंदर गोले बना, इसको बीजांड काय कहते हैं, न्यूसेलस कहते हैं बीजांड काय। जो बीजांड काय है ना, ये मुख्य शरीर होता है इसका, क्या कहलाता है, बीजांड का। और बीजांड काल को कितने अध्यवरण घेरते हैं, 2, इनर बाह्य अंत आवरण और बाह्य आवरण, मतलब में आउटर इंट्यूजमेंट और इनर इंट्यूजमेंट, ये आवरण। लेकिन ये आवरण पूरा नहीं घेरते हैं, यहाँ पर देखो आप, ये आवरण ने यहीं तक घेर रखा है, बाहर तक, ये बाहर तक, यहाँ पर क्या है, खुला है। इस खुले वाले भाग को क्या बोलते हैं, बीजांड द्वार या माइक्रोपाइली कहते हैं, क्योंकि यहीं से पराग नलिका अंदर जाती है, ठीक है ना। और ये बीजांड ब्रंश जिस स्थान पर बीजांड के शरीर से जुड़ा होता है उसे नाभिका या हाइलम कहते हैं। और बीजांड द्वार के जस्ट विपरीत क्या होता है, चलेजा या निवाक पाया जाता है। और बीजांड काय के अंदर क्या पाया जाता है, एम्ब्रियो सेक या भ्रूणकोश पाया जाता है। क्या पाया जाता है, भ्रूणकोश पाया जाता है। भ्रूणकोश में कितनी कोशिका होती है, 3, 6 और एक ये 7 कोशिकाएं पाई जाती है, लेकिन किसी किसी बुक में 8 भी लिखा है। और इसके अंदर 8 ही केंद्रक पाए जाते हैं। ये 2 सहायक कोशिका कहलाती है, ऊपर की 3 प्रतिमुख कोशिका कहलाती है, ये अंड कोशिका कहलाती है, और ये द्वितीयक केंद्रक कहलाता है। याद रखना सब अगुणित होते हैं इसके अंदर, एन 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 एन, ये 2n होता है। लेकिन जब निषेचन होता है तो 2 केंद्रक जाते हैं, जनन वर्धी केंद्रक याद रखना पहले ही नष्ट हो जाता है, 2 जनन केंद्रक जाते हैं, उनमें से एक इस n से मिलता है तो 2n हो जाता है, तो युग्मनज बनता है, युग्मनज से भ्रूण बन जाता है, ठीक है ना। और जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है इसका दूसरा वाला, सॉरी जो इसका दूसरा केंद्रक होता है वो इसके सेकेंडरी न्यूक्लियस से मिलकर क्या बनाता है, ऑलरेडी 2n होता है, तो इसका n और चला जाता है, तो ये n जुड़कर 3n हो जाता है, जिसे भ्रूणपोष कहते हैं। ये भ्रूणपोष इस भ्रूण को पोषण देते हैं। इस तरीके से याद रखना बच्चों, जो अंड कोशिका से क्या बनता है आपका, जो अंड कोशिका होती है आपकी अंडाणु, क्या जो आपका अंडाणु होता है, अंडाणु से तो आपका क्या बन जाता है, भ्रूण। तो ये जो अंडाणु था ना आपका, इससे इसका केंद्रक मिलकर क्या बनाता है, भ्रूण बनाता है। और जो ये आपका बीजांड है पूरा, ये पूरा बीजांड है, इस बीजांड से याद रखना क्या बनता है, बीज बनता है। बीजांड से हमेशा बीज बनता है। और याद रखना जो अंडाशय होता है, ये पूरा जिसके अंदर ये पूरा बीजांड पाया जाता है, अंडाशय, अंडाशय से क्या बनता है, फल बनता है। क्या बनता है, फल। ये ऐसे होता है इसके अंदर, देखो ये से जुड़ के, और ये वर्तिकाग्र हो गई, ये वर्तिका हो गई, और ये अंडा से हो गया स्टैंडल का। तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास अपन आगे पढ़ेंगे। आप इसको, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बीजांड की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। तो इसको आप पढ़ लीजिए, और आप जो है वीडियो को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, ताकि आपको जैसे ही अपन डालेंगे ये आ जाया करेगा, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट अगली क्लास में फिर पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों।